आवाज आ रही है बच्चों? मॉर्निंग बच्चों। 3 मिनट बाकी हैं। 3 मिनट बाकी है। एग्जाम कैसा गया आप लोगों का? कौन कौन देने गया था? अच्छा गया। बढ़िया गया। सेंटर कहाँ है? यहाँ सोनीपत या पानीपत? पंचकुला। मजे मजे घूमे आए फिर तो है। पंचकुला में कहाँ कहाँ घूम के आए? चंडीगढ़, चंडीगढ़ के आगे है पंचकुला। हम्म। चलिए, अपन पढ़ रहे थे राजस्थान क्लाइमेट, यही टॉपिक चल रहा था अपना। राजस्थान क्लाइमेट, और इसमें अपन टॉपिक पढ़ रहे थे। विंटर टाइम स्टार्ट कर दिया था ऋतु में। अच्छा, एयर प्रेशर। शीतकाल। शीतकाल का टेम्परेचर पढ़ा दिया था। और वायुदाब। अब जनरली विंटर टाइम में एयर प्रेशर क्या रहता है? ज़्यादा रहता है, क्योंकि तापमान क्या होता है? कम होता है। अब इसमें अपन ध्यान दो, शीतकाल की समदाब रेखाएं जनवरी माह की एग्जाम में पूछी जाती है। कौन से माह की? जनवरी माह। समदाब रेखाएं, एयर प्रेशर लाइन, आइसोबार लाइन, समदाब रेखाएं। तो दो समदाब रेखाएं हैं इस समय राजस्थान में। पहली है 1018 मिलीबार की। ये बीकानेर जिले के चारों ओर होती है। कौन से जिले के? बीकानेर जिले के चारों ओर स्थित होती है। और दूसरी लाइन है बेटा 1017 मिलीबार। 1017 MB। ये जैसलमेर में है, उसके बाद जोधपुर में है, उसके बाद पाली से गुजरती है, फिर राजसमंद से गुजरती है, और राजसमंद के बाद में ये चित्तौड़गढ़ से, और चित्तौड़गढ़ के बाद ये झालावाड़ से। झालावाड़ से गुजरती। ये क्वेश्चन आया हुआ है 1017 का। एक मिनट, रुको रुको रुको। 1018, और 1018 नहीं, 1019 और 1018। एक अंक कम कर दिया था मैंने। ठीक है। 1019 मिलीबार की समदाब रेखा बीकानेर जिले के चारों ओर होती है, और 1018 मिलीबार की समदाब रेखा जैसलमेर, जोधपुर, पाली, राजसमंद, चित्तौड़गढ़ और झालावाड़ जिलों से गुजरती है। कौन कौन सी आइसोबार लाइन है? 1019 और 1018। अतः इस समय नॉर्थ वेस्ट राजस्थान में वायुदाब अधिक होता है। डूंगरपुर, बांसवाड़ा में वायुदाब। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, सलुम्बर, सिरोही,
सिरोही, जालोर व बाड़मेर। में वायुदाब 1018 MB से कम होता है। कौन कौन से जिले? डूंगरपुर, बांसवाड़ा। इनको आप ध्यान में रखना, ये सब्जेक्ट में पूछे गए सवाल है। ये सब्जेक्ट में आया हुआ सवाल है कि कौन से जिला समूह में 1018 MB से कम एयर प्रेशर रहता है? तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा। जैसलमेर, जोधपुर, पाली, राजसमंद। राजसमंद से चित्तौड़गढ़ एंड झालावाड़। ठीक है, ये सब्जेक्ट में पूछा गया सवाल है, जीके में नहीं आया अभी तक। वो 1018 वाला आया हुआ जीके में। सबसे कम कहाँ रहता है? डूंगरपुर, बांसवाड़ा में। इतना बता दो कि राजस्थान में कौन से भाग में सबसे ज़्यादा एयर प्रेशर होता है? बीकानेर। और सबसे कम कहाँ होता है? बांसवाड़ा एंड डूंगरपुर। ठीक है, डूंगरपुर बांसवाड़ा में कितना होता है? 1018 MB से कम। और बीकानेर के चारों ओर 1019 मिलीवाट से ज़्यादा। नोट कर लिया बेटा? अब इसके बाद आती है विंड। तो जनरली विंड जो चलती है वो नॉर्थ टू साउथ चलती है, उत्तर से दक्षिण के क्रम में। पवन संचलन। और इसमें लिख लें सामान्य पवन संचलन उत्तर से दक्षिण दिशा में रहती है। स्पेशल विंड में इस समय आती है बेटा शीतलहर। शीतलहर। ये स्थानीय पवन है। दिसंबर और जनवरी माह में चलती है। और ठंडी व शुष्क पवन है, बरसात नहीं करती है। तापमान ऋणात्मक हो जाता है। सीकर। सीकर में कौन? फतेहपुर। चूरू। चूरू, नागौर और जोबनेर। इन चार स्थानों पर। जोबनेर कहाँ है बेटा? जयपुर। चारों स्थानों पर तापमान ऋणात्मक हो जाता है। किसके चलने पर? शीतलहर। इसमें से इसका ध्यान रखना आप, फतेहपुर का। ये पहले भी एग्जाम में आ चुका है। सवाल सीधा सा है, शीतलहर के चलने पर कौन से स्थान का तापमान ऋणात्मक हो जाता है? तो फतेहपुर का। शीतलहर किस प्रकार की पवन है? स्थानीय। कब चलती है? दिसंबर जनवरी में।
कैसी है? ठंडी व शुष्क। तो क्या शीतलहर से मावट वर्षा होती है क्या? नहीं होती है, शुष्क लिखा हुआ आगे। और टेम्परेचर तो सीकर, चूरू, नागौर और जोबनेर, ये चार स्थान है जहां तापमान ऋणात्मक हो जाता है। कब? जब शीतलहर चलती है। अतः आगे क्या लिखा है? रीजनल विंड, स्थानीय पवन। अब आती इसमें वर्षा, रेनफॉल। देखो शीत ऋतु में आपसे यदि सवाल पूछा जाएगा तो एक तो वायुदाब में से पूछा जाएगा, एक मावट में से पूछा जाएगा। इसके अलावा आपके कोई सवाल नहीं आ रहे। ठीक है, बोलो। एक तो शुरू शुरू में एयर प्रेशर लिखा है ना मैंने, 1019, 1018, या तो वहां से सवाल आ सकता है, या अपने फर्स्ट ग्रेड में सवाल जो पूछा जा सकता है वो मावट में से पूछा जा सकता है। ठीक है, और इन दोनों में से भी ध्यान दो, 10% प्रोबेबिलिटी है। किसकी? वायुदाब की। तो मावट की कितनी है? 90% है। ठीक है, शीतकालीन वर्षा को क्या कहा जाता है? मावट। वो क्वेश्चन इतना पॉपुलर है कि वो चाहे जिस एग्जाम में आ जाता है, कोई अनुमान ही लगाता, चाहे सिलेबस में हो चाहे नहीं हो, दे दिया जाता है। ठीक है, मावट वर्षा उत्तर भारत में। ठीक है, इसके बजाय वो लू को प्रेफर करेगा एग्जाम में देने के लिए। ठीक है, क्योंकि शीतलहर, ध्यान दें, ये भी प्राकृतिक आपदा है। ठीक है, हालांकि राजस्थान के लिए प्राकृतिक आपदा नहीं मानी गई है ये। ठीक है, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, इन राज्यों के लिए शीतलहर प्राकृतिक आपदा। भारत में सबसे ज्यादा विंड के रिगार्डिंग लू को नेचुरल डिजास्टर माना गया है। किसको? लू को। क्यों? क्या? हाँ बोल बेटा। प्राकृतिक आपदा। हाँ, तो पूरे भारत में प्राकृतिक आपदा मानी गई है। लू से डेथ जम्मू कश्मीर में भी होती है, लेह लद्दाख में भी होती है, और केरला में भी होती है। ठीक है, लू से पहले जो हवा चलती है उसे क्या कहते हैं? तवा। क्या कहते हैं? तवा कहते हैं। अब मैंने क्या कहा था 2 दिन पहले, जब आपकी क्लास मैंने लास्ट फ्राइडे एंड सैटरडे को ली थी, तब मैं आपको कह रहा था उस रोज कि आज संवहनीय धरती तप रही है और नीचे से ऊपर गर्म हवाएं छोड़ रही है। इसके इसको कहते हैं अपन कन्वेंशनल। ये कंडीशन तवा वाली कंडीशन है, और ये कंडीशन 3-4 दिन चलेगी, उसके बाद ये विंड जनरेट होकर लू के समान चलेगी। तो अब देखो, कल से ही लू बहुत खतरनाक तरीके से प्रभावी हो गई। ठीक है, अब आप 12-1 बजे बाद अभी निकलोगे, एसी से बाहर जाओगे ना, पता चल जाएगा बाहर जाते ही। ठीक है, राजस्थान भारत में भी यही रहता है, पूरे इंडिया में भी यही रहता है, नॉर्थ टू साउथ ही रहता है, ऊपर से नीचे। जम्मू कश्मीर और अरुणाचल से किधर चलेगी? तमिलनाडु की ओर। ठीक है, अंडमान निकोबार की ओर, तो राजस्थान भी आएगा इसमें। प्लस अपन उसकी शीतलहर की देखें, इसकी डायरेक्शन, तो इसकी डायरेक्शन भी नॉर्थ टू साउथ है। ठीक है, तो एक तो आपको इधर देखो, मेरी तरफ देखो, एक तो आप सबसे ज़्यादा ध्यान दोगे किस पर? जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, वहां से क्वेश्चन बढ़ेंगे। दूसरा आप ध्यान दो ग्रीष्मकाल की समदाब रेखाएं। तीसरा आप राजस्थान में वर्षा का वितरण। और चौथा आप ध्यान दो विंटर टाइम की समदाब रेखाएं। और पांचवा मावट। और छठा कोपेन। बस, ये क्लाइमेट। सातवां रहने दो थॉर्नथ्वेट कोटी वार्ता को, अगर अपने आएगा तो कोपेन ही आएगा। ठीक है, चले आगे। अब इसके बाद लिख लो वर्षा, रेनफॉल, वर्षा, और ये वर्षा है मावट। शीतकालीन वर्षा को उत्तर भारत में, नॉर्थ इंडिया में मावट कहा जाता है।
मावट कहा जाता है। और रबी का टाइम चलता है, रबी फसल क्रम वरदान साबित होती है। क्या होती है? वरदान। अब किस किस के लिए? गेहूं के लिए, चना के लिए और सरसों के लिए। इसमें गेहूं की रिगार्डिंग इसे क्या कहते हैं? गोल्डन ड्रॉप। ड्रॉप, सुनहरी बूंदें, बस येलो। गोल्डन ड्रॉप कहा जाता है। अब ये कौन से चक्रवातों से आती है? भूमध्य सागरीय चक्रवात। भूमध्य सागरीय चक्रवातों से या वेस्टर्न डिस्टर्ब से, पश्चिमी विक्षोभ से या टेम्परेट साइक्लोन से, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात से। या लगाते चल रहा हूं मैं। यहां तक लिख लिया सभी ने? या फिर ये होती है बेटा उत्तरी पश्चिमी मानसूनी विंड से। और या फिर होती है ये जेट स्ट्रीम से। किससे बिलोंग करती है? जेट स्ट्रीम से। मावट वर्षा के लिए उत्तरदायी उन्हें। अब जिसने इधर जगह नहीं छोड़ी उधर लिख लेना। जेट स्ट्रीम, जेट स्ट्रीम, पश्चिमी विक्षोभ, भूमध्य सागरीय चक्रवातों से, पश्चिमी विक्षोभ से, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों से या उत्तरी पश्चिमी मानसूनी हवाओं से या जेट स्ट्रीम से। क्वेश्चन एक ही है बेटा, क्या कि मावट किससे होती है? ठीक है, ऑप्शन में ये सारे नहीं मिलेंगे, इनमें से कोई एक मिलेगा। ठीक है ना? आंसर 5 है इसके, और ऑप्शन में कोई एक को देखना आप में से, आप लोगों को। ज्यादातर आपको क्या मिलेगा? पश्चिमी विक्षोभ। ये आपको परमानेंट है कि मावट वर्षा किससे होती है? पश्चिमी विक्षोभों से। ठीक है, पश्चिमी विक्षोभ को अपन ज्योग्राफिकल लैंग्वेज में कहते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात। ठीक है, और ये उत्तर पश्चिम से आते हैं तो उत्तर पश्चिमी मानसूनी हवाएं कहा जाता है। ये पश्चिमी विक्षोभ कहाँ पैदा होते हैं? भूमध्य सागर पर। ठीक है, यहाँ पैदा होते हैं, भूमध्य सागरीय चक्रवात कह दिया जाता है। इन चारों, ये चार एक ही है, पांचवा अलग विंड है जेट स्ट्रीम। ये ध्यान दो, इनको लाने का श्रेय दिया जाता है किसको? जेट विंड को। ठीक है, समझने का लंबा चौड़ा टॉपिक है, लेकिन अपने पास इतना ही है। ठीक है, अगर मैं इसको डिस्क्राइब करूंगा तो मुझे 1 घंटे से ज़्यादा लग जाएगा कि अफ्रीका है, ये है, टाइम ये होता है, ये विंड, ये ठंडी विंड। आपको पता बबूड़ा पढ़ाया था तब मैंने एक बात बोली थी, वो बात ये है, ध्यान से सुनो। ठंडी और गर्म हवाएं मिलती है तो ध्यान दो, उसे वाताग्र बनते हैं, और वाताग्र से क्या बनते हैं? शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात। ठीक है, और अगर सागर की सतह गर्म है, ठीक है, ओशियन का अपर जो पार्ट है वो गर्म है, लाइक दिस अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, इनकी सतह हमेशा गर्म रहती है। ठीक है, और यहाँ जो कन्वेंशनल हवाएं भाप के रूप में बाहर निकलती है, ये तुरंत साइक्लोन का रूप ले लेती है। बेंगलुरु, कल से भीषण बरसात आ रही है। ठीक है, और ऐसा कैसा ही ध्यान दो, ह्यूमिडिटी लेकर ये तुरंत साइक्लोन का रूप ले लेती है
तो ह्यूमिडिटी लेकर उदयपुर, कल अचानक से तूफान आया वहाँ जोरदार वाला, कहाँ, उदयपुर में, क्योंकि वहाँ फॉरेस्ट एरिया ज़्यादा है और पेड़ों से ध्यान दो जल बाहर जा रहा है, वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया चल रही है, तो ह्यूमिडिटी कलेक्ट होगी, तुरंत चक्रवात पैदा हो गया। अतः गर्म चक्रवात जो होते हैं, याद रखो एक बात, गर्म चक्रवात होते हैं वो सागर की सतह पर पैदा होते हैं, और जो ठंडे चक्रवात होते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय, ये ठंडे हैं, सर्दियों में आते हैं ना ठंडे, ठंडे चक्रवात होते हैं वो गर्म और ठंडी हवाओं से पैदा होते हैं। आ गया समझ में? आप इतना ध्यान रख लेना कि मावट जो है वो वर्षा इनके कारण होती है, ये नाम आपको ध्यान में रखने हैं, ऑप्शन में ये नाम ढूंढने हैं, ठीक है। ये चार पहले वाले एक समानार्थी है एक ही अर्थ में, और ये विंड अलग है, ये लाने का काम करती है। अगर सोचो थोड़ा सा, सवाल ये आ जाए कि मावट किससे होती है, और ऑप्शन में शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात और जेट स्ट्रीम भी दिया हुआ है, राइट किसको माना जाएगा, शीतोष्ण को, ठीक है। अब सवाल यह आ जाए कि मावट जिन चक्रवातों से होती है या जिन हवाओं से होती है, उन हवाओं को भूमध्य सागर से भारत में कौन सी हवाएं लाती है, जेट स्ट्रीम लाती है। कहां से लाती है, भूमध्य सागर से। कहां लाती है, भारत में, और लाती है तो ध्यान दो कौन सी डायरेक्शन से एंटर करती है, भारत में एंटर करती है पश्चिम से, इसीलिए इसे पश्चिमी या उत्तरी पश्चिमी कहा जाता है। आ गया समझ में? ये थोड़ा सा हटके रहेगा, ये लाने का श्रेय दिया जाता है, लिख लो, चक्रवातों को लाती है, भारत तक लाती है। चक्रवातों को इंडिया तक लेके आती है, लाने का काम जेट स्ट्रीम करती है। आगे चले बेटा जी, समझ में आ गया ना? गोल्डन रोब, वैसे ही मावट का पता पूरे उत्तर भारत में कहा जाता है। कभी कभी शीतलहर और मावट थोड़ा सा महसूस करना मेरी लाइन को, ठीक है, क्योंकि आप सब लोगों ने देख रखा है। तो कभी कभी क्या होता है बेटा, शीतलहर और मावट दोनों का टाइम एक ही हो जाता है। ध्यान से सुनो, कभी कभी शीतलहर और मावट का टाइम एक ही हो जाता है, ठीक है। तो उस समय ध्यान दो सर्दियां भयंकर पड़ती है और बरसात की कंडीशन हो जाती है, ठीक है। हवाएं भी तेज चलती है, प्लस जो ठंडी हवाएं ज़्यादा चलती है, और बरसात की बूंदाबांदी भी रहती है। ऐसा सीजन अपन कब महसूस करते हैं, लगभग हाँ 6 जनवरी, 7 जनवरी, 8, 9, 10 जनवरी को ये घटनाक्रम ज़्यादा रहता है, ठीक है। कभी कभी मकर संक्रांति के आसपास भी ध्यान दो बरसात होने लग जाती है, और टप टप बूंदे गिरती है, और माइनस में टेम्परेचर, सूर्य दिखता ही नहीं है, सूर्य दो दो दिन तक दिखता ही नहीं है, ठीक है। इसे कहते हैं हार्ड, हार्ड कपाऊ सर्दी। हाँ, अखबार वाले साहब यही लिखेंगे, हार्ड कपाऊ सर्दी, हड्डी कपने वाली सर्दी। सर्दी किसको लगती है, मोटे आदमी को लगती है, पतले आदमी को? सबको नहीं लगती बेटा, गलतफहमी में हो, नहीं, जो पतले होते हैं ना उनको लगती है, ठीक है। पतले आदमियों को सर्दियाँ ज़्यादा लगती है, मोटे आदमी को नहीं लगती। आप ये देखो कि पोलर एरिया और हाई एल्टीट्यूड एरिया यानी ऊंचाई वाले क्षेत्र में और पोलर एरिया में जितने भी जीव है प्रकृति द्वारा वो सब मोटे हैं, ध्रुवीय भालू वगैरह सबको देख लो। प्रकृति ने ये नियम बनाया है कि ठंडे क्षेत्रों में ऑटोमेटिकली चर्बी बढ़ना शुरू हो जाएगी और गर्म क्षेत्रों में ऑटोमेटिकली चर्बी खत्म हो जाएगी। अतः पतले लोगों को ज्यादा ठंड लगती है, इसीलिए क्या कहते हैं इसे, हार्ड कपाऊ सर्दी। कब, जब मावट और ध्यान दो शीतलहर दोनों एक साथ आ जाती है। शीतलहर शुष्क है और मावट जो हो रही है वर्षा, वो ध्यान दो आर्द्र है, भूमध्य सागरीय चक्रवात है। चले आगे, बोलो, अब हेडिंग डालो, राजस्थान क्लाइमेट क्लासिफिकेशन, राजस्थान की जलवायु का वर्गीकरण। राजस्थान जलवायु वर्गीकरण, जलवायु वर्गीकरण लिख लिया? तो प्यारे बच्चों, 5 4 पार्ट में यहीं बांट देता हूँ, ठीक है।
और यहीं पहला सवाल यहीं हो जाएगा आपका। ठीक है, पहला देखो, जनरल क्लासिफिकेशन, सामान्य वर्गीकरण। ये वर्षा के आधार पर है। और कितने भागों में बांटा गया? 5 भागों में। 5 भागों में। फिर दूसरा आता है कॉपेन का। कॉपेन जलवायु वर्गीकरण, इसके आधार पर वेजिटेशन, वनस्पति पर वर्षा व तापमान का प्रभाव के आधार पर कितने भागों में बांटा गया? तो ध्यान से सुने, 4 भागों में। इधर कितना है? 5 भागों में। फिर तीसरा आता है टी वार्था। टी वार्था, और इसने भी 4 भागों में बांटा है। और इसने, ध्यान दो, कोपेन के क्लाइमेट क्लासिफिकेशन का संशोधित रूप दिया है। संशोधन। और अगला आता है बच्चों थॉर्नथ्वेट। इसने भी वेजिटेशन के आधार पे दिया, वनस्पति पर वर्षा व तापमान का प्रभाव। और इसने फॉर्मूले में तापीय दक्षता का फॉर्मूला लगाया, और वर्षण प्रभावितता सूचकांक। अब कोई पूछ मत लेना, बस इतना ही ध्यान रख लेना, वो शुद्ध रूप से सब्जेक्ट चल रहा है। ठीक है, बस इसमें डिफरेंस क्या है कि इसने, ध्यान दो, वर्षा और वनस्पति, इसको ऐसे समझ लो, 1 मिनट रुको, रुको 1 मिनट, और ऐसे समझ लो। ठीक है, कि कॉपेन ने ये कहा कि आपके पास 100 रुपये है। कितने रुपए? 100। खर्चे के लिए आपको 100 रुपये दिए। ठीक है, और पूरे दिन भर में आपको खर्च करना है। अब क्या 100 रुपये खर्च थोड़े होंगे? हो सकता है किसी ने 55 खर्च किए, हो सकता है किसी ने 40 खर्च किए, किसी ने 50 खर्च किए, लेकिन कॉपेन ने ये मान लिया कि 100 रुपये खर्चे के दिए, यानी इसने 100 रुपये खर्च किए। ठीक है, जबकि ध्यान दो, थॉर्नथ्वेट ये कहता है कि इसने तो 55 रुपये खर्च किए, 45 तो इसके पास है। अंतर आ गया समझ में? ये ध्यान दो, पेड़ पर टेम्परेचर और रेन, जो भी रेन की मात्रा मान ली इसने, उसके आधार पर कर लिया कि 50 सेंटीमीटर वर्षा में ऐसा पेड़ होता है, 50 से 100 सेंटीमीटर में ऐसा पेड़ होता है। लेकिन उसने ये कहा कि ये पेड़ वर्षा तो मात्र 15 सेंटीमीटर ही ले रहा है। ठीक है, अतः ये पेड़ उस क्षेत्र में भी हो सकता है जहां 70 सेंटीमीटर वर्षा हो, और वहां सिर्फ 15 सेंटीमीटर लेके जिंदा रह सकता है। ठीक है, लाइक दिस, ध्यान से सुनो, एलोवेरा है, एलोवेरा, एलोवेरा झालावाड़ में मिल जाएगी आपको, और जैसलमेर में मिल जाएगी। तो ज़्यादा बेटर क्लासिफिकेशन किसका है? थॉर्नथ्वेट का। लेकिन पॉपुलर किसका है? कॉपेन का। ठीक है, तभी तो मैंने कहा सब्जेक्ट में चले गए, मैंने शायद 1 मिनट में आपको समझा दिया। समझा दिया ना, कि पेड़ देखो 100 सेंटीमीटर बरसात हो रही, तो सारी बरसात ले ली क्या उसने? नहीं ली। तो यही बात थॉर्नथ्वेट कहता है कि पेड़ ने जितनी मात्रा में वर्षा ली है उसके हिसाब से, अतः उसने सूचकांक डिसाइड किए दोनों के। कितने भागों में? 4 भागों में। क्या हुआ? ऐसा नहीं, हिमालय में देन तो एल्टीट्यूड काम कर रहा है बेटा, और हिमालय वाले पेड़ अपन, जान दो, उसमें दूसरी चीज आ रही है, एयर प्रेशर आ रहा है। क्या आ रहा है? प्रेशर।
एक बिटिया बोल रही है कि हिमालय वाले पेड़ अपने यहाँ क्यों नहीं है, तो ध्यान से सुनो, हिमालय वाले लोग अपने यहाँ क्यों नहीं है? हाँ, इस वजह से नहीं है, दूसरी वजह है। हिमालय वाले लोग कौन से? नेपाली। नेपाली और मेरे में अंतर है ना, बोल तो जाओ, क्या अंतर है बताओ देखे। वो ये कहता सलाम साहब जी, और मैं नहीं कहता। मैं पढ़ाता हूँ ना, डांट भी देता हूँ, लेकिन नेपाली को अधिकार है क्या डांटने का? नहीं है, क्योंकि नेपाली क्या है, चौकीदार है। ठीक है बेटा, उसकी आंखें कैसी होती है, पतली पतली, और मेरी आंखें कैसी है, खुली हुई, है ना? क्यों? क्योंकि मैं हाई एयर प्रेशर एरिया का रहने वाला हूँ और वो लो प्रेशर एरिया का है। अतः ध्यान दो, उनकी आंखें कैसी होती है, पतली पतली होती है। तो जब उनकी आंखों पे, बॉडी पे, ऊंचाई पे, कलर पे, सब पर किसका प्रभाव है? वायुदाब का। इसीलिए ध्यान दो, हाँ, हाइट भी कम होती है, इसीलिए वहाँ कॉनिकल शेप में मिलते हैं। तो पेड़ों को ध्यान दो, वर्षा और तापमान के अलावा ऊंचाई भी प्रभावित करती है। और इन्होंने एक पक्ष को तो लिया ही नहीं, किसको? ऊंचाई को। मैंने आपको देश सरो पढ़ाया था। देश सरो में यह कि ऊंचाई पर जो पेड़ है, तो ऊपर वाला पेड़ पहले पत्ते झाड़ देता है, नीचे वाला पेड़ बाद में झाड़ता है। आता ध्यान दो, वो देखने पर हरा भरा नजर आता है। हमेशा याद रखो, वृक्षों को दो चीजें प्रभावित करती है, वृक्षों को दो चीजें, पहली जलवायु, ठीक है, जिसमें तापमान और वर्षा आएगा, और दूसरी ऊंचाई। इन्होंने ऊंचाई को इग्नोर किया है। क्लियर? चले आगे। तो इसमें देखो ध्यान से, पहला सवाल ही यह आ रहा है कि सामान्यतः राजस्थान की जलवायु को कितने भागों में बांटा गया है? 5। ये बिल्कुल सिंपल सवाल और आ सकता है, क्योंकि सिंपल है। और इसमें कंफ्यूज रहोगे, बहुत सारे कंफ्यूज होंगे, बहुत सारे 4 को ही टिक करेंगे। ऑप्शन में 4, 5, 6, 7 ऐसे आएगा। जनरली सामान्यतः किसके, वर्षा के आधार पर कितने भागों में? 5। ठीक है, पर्टिकुलर किसी का नाम नहीं है यहाँ। फिर दूसरा देखो, कोपेन, कोपेन ने कितने भागों में? 4। ठीक है, कोपेन के क्लाइमेट क्लासिफिकेशन का मॉडिफाई रूप किसने प्रेजेंट किया? टिवार्था ने किया। उसने भी कितने भाग रखे? 4। ठीक है, एनसीईआरटी कक्षा 11 में कोपेन का नहीं है बेटा, टिवार्था का क्लासिफिकेशन दिया है। किसका दिया है? टिवार्था का। अब थॉर्नथेट ने भी कितने भागों में बांटा? 4 भागों में। ठीक है, लेकिन जिसको ये क्लासिफिकेशन समझ में आ गया, उनको ये सारे समझ में आ जाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है? कोपेन। चले आगे, बोलो, लिखो, कोपेन का जलवायु वर्गीकरण। हेडिंग डालो। सभी ने लिख लिया नहीं है? कोपेन का जलवायु वर्गीकरण। जलवायु वर्गीकरण राजस्थान के संदर्भ में। अब अपन ध्यान दो, या कॉलेज व्याख्याता और स्कूल व्याख्याता लेवल के स्टूडेंट है। एक बड़ी पॉपुलर पुस्तक ने, एक क्या 3-4 पुस्तकों में लिखा है, बड़ी पॉपुलर पुस्तकें हैं, उनमें लिखा है कि 1918 में, 1918 में जर्मनी के व्लादिमीर कोपेन ने राजस्थान का जलवायु वर्गीकरण प्रस्तुत किया। कोपेन को इतना टाइम था कि वो राजस्थान आ जाता, या उसको राजस्थान की नॉलेज थी? नहीं थी। उसने तो एक सामान्य नियम दिया था, और उसी नियम को ध्यान दो अप्लाइड किया था। अगर मैं इतिहास लिखूंगा तो क्या आप मुझसे पढ़ लोगे? मेरी किताबों को पढ़ लोगे? नहीं। लेकिन मैं ज्योग्राफी लिखूंगा तो मेरी किताबों को अच्छी तरीके से पढ़ लोगे। इतिहास की बुक तो सर की पढ़ोगे, मनोज सर की पढ़ोगे ना, पॉलिटी की जीसी जाखड़ की पढ़ोगे। ठीक है, तो ध्यान दो, वो कभी भी राजस्थान नहीं आया, और बैतुके लोगों ने लिख दिया कि राजस्थान का वर्गीकरण 1918 में दिया। और अरे तो राजस्थान वालों ने क्या किया फिर? ताली बजाई क्या? उसने तो एक सामान्य वर्गीकरण दिया था बेटा, और उसी वर्गीकरण को अपन ने अप्लाइड किया। अगर मैं आप लोगों को लेके चलूं कहीं, मान लो, और वहां ध्यान दो, अपन गंगानगर हनुमानगढ़ घूम रहे हैं, अनूपगढ़ चले गए, और वहां दोरों में, ठीक है, उसी टाइप की ईंटें मिली जो सिंधु नदी घाटी सभ्यता में है, और पहली बार अपन ने देखी उनको। तो आप ध्यान दो, पूर्व ज्ञान के आधार पे वहां स्टार्ट हो जाओगे ना, कि कैसे खुदाई हुई, कैसे क्या है, तो वहां खुदाई करवाओगे तो आप देख लोगे सर ये तो इंडस वैली सिविलाइजेशन का पार्ट है, क्योंकि इसके बिहाइंड कौन है? कालीबंगा है।
इसके फ्रंटियर कौन है? हड़प्पा है, मोहनजोदाड़ो है, यही बोलोगे ना? बोलो। वैसे ही ध्यान दें, वो कभी नहीं आया राजस्थान। उसने सिर्फ और सिर्फ एक नियम सिद्धांत दिया, क्लासिफिकेशन दिया। उसी क्लासिफिकेशन को राजस्थान और भारत वालों ने, चीन वालों ने अपने यहाँ, जापान वालों ने अपने यहाँ, दक्षिण अफ्रीका वालों ने अपने यहाँ अप्लाइड किया। अतः उस लाइन को पढ़ने से, ठीक है, मत पढ़ना कि कभी कोपेन ने 1918 में अपने यहाँ का वर्गीकरण दिया। अपने यहाँ का नहीं दिया, उसने पूरे ग्लोबल एक सिद्धांत अप्लाइड किया। ठीक है, अब क्या अप्लाइड किया? नियम नहीं, सिद्धांत। क्या अप्लाइड किया? सिद्धांत। ठीक है, हाइपोथेसिस, सिद्धांत, प्रिंसिपल। नियम नहीं, नियम 100% सत्य होते हैं। ठीक है, अतः कोपेन का जलवायु वर्गीकरण, यदि राजस्थान, एच.एम. सक्सेना की पुस्तक की लाइनें बोल रहा हूं कि यदि कोपेन का जलवायु वर्गीकरण अपन राजस्थान पर अप्लाइड करें तो 100% शुद्ध नहीं होगा। ठीक है, अब नहीं होगा तो क्या प्रॉब्लम आएगी? अपन को क्या प्रॉब्लम आएगी? फर्स्ट ग्रेड वालों को मौका लगे तो बूंदी को इधर ले जाना, और मौका लगे तो बूंदी को उधर ले जाना। मौका लगे तो उदयपुर को ऊपर ले आना, मौका लगे तो नीचे ले जाना। मौका लगे तो चूरू को दाएं भेज देना, और पूरे के पूरे चूरू को बाएं भेज देना। चूरू वाले गुस्सा नहीं हो। ठीक है, शेखावाटी में ना चूरू, बोल तो जाओ। आप में से किसका होम डिस्ट्रिक्ट है? किसी का नहीं है? बढ़िया है। जोधपुर, मौका लगे तो वेस्ट में भेज देना, मौका लगे तो ईस्ट में। मैंने कौन कौन से नाम बोले? बूंदी, उदयपुर, चूरू और जोधपुर। ये चार का ध्यान रखना। ये कभी इधर आ जाते हैं एग्जाम में और कभी इधर आ जाते हैं। लाइक दिस, ध्यान से सुनो। निम्न में से कौन से जिले में AW प्रकार की जलवायु नहीं है? ए झालावाड़, बी कोटा, सी बारां और डी बूंदी। बूंदी में नहीं है। अब अगला सवाल, निम्न में से कौन से जिले में AW प्रकार की जलवायु है? ए बूंदी, बी टोंक, सी दौसा और डी गंगानगर। बूंदी में है। आया समझ में? ऐसा क्यों? क्योंकि कोपेन का क्लाइमेट क्लासिफिकेशन 100% फिट नहीं बैठता। ठीक है, और दूसरी बात, उसका नियम नहीं है। ये एक हाइपोथेसिस और संकल्पना है जिसको अपन राजस्थान वालों ने क्या किया है? अप्लाइड किया है। कभी कोपेन राजस्थान नहीं आया। आया समझ में यहाँ तक? चलें आगे। तो सबसे पहले देखें व्लादिमीर कोपेन। कोपेन का जलवायु वर्गीकरण, ये एक मैथमेटिकल मॉडल है, गणितीय मॉडल है। मॉडल है। और दूसरी बात, वनस्पति पर, ये सीधे सीधे सवाल है जो मैं नोट कर रहा हूं, आप भी नोट कर लें साथ के साथ। वनस्पति पर तापमान व वर्षा के प्रभाव के आधार पर अपना जलवायु वर्गीकरण दिया। जलवायु वर्गीकरण दिया। कहाँ का था बेटा? विलियम वोंट का भाई बंधु था ये। विलियम वोंट कहाँ का था? विलियम वोंट जर्मनी का था। हाँ, पहली प्रयोगशाला जर्मनी, लिप्जिंग यूनिवर्सिटी आज भी। ठीक है, बर्लिन के पास ही है लिप्जिंग, और लिप्जिंग का था बेटा। और उसने वहाँ पहली यूनिवर्सिटी नहीं, वेद वो प्रयोगशाला बनाई मनोविज्ञान से संबंधित। और वहीं से एम्यूनियल कांट है। कांट भी कहाँ से है? जर्मनी से है। कांट नाम सुन रखा है? अब आगे देखो, वेजिटेशन पर तापमान और वर्षा। कोपेन ने केंडाल के वनस्पति वर्गीकरण को आधार माना। इसमें से सिर्फ एक क्वेश्चन आपके लिए है, वो ये है। ठीक है, इसको ध्यान में रखना। बाकी ये जीके का कंटेंट नहीं है, फिर भी ध्यान दो। थोड़ा सा ज़्यादा
ऊपर नीचे मैं लिखा रहा हूँ। बाकी मेजर सवाल अपना यही है कि कॉपेन ने जलवायु का वर्गीकरण किसके आधार पे दिया, तो वनस्पति। और इसने वर्गीकरण देने के लिए केंडाल के वनस्पति वर्गीकरण को आधार माना। केंडाल एक व्यक्ति है, बॉटनी का है। किसका है? बॉटनी का। ठीक है, साइंटिस्ट है जिसने पूरे वर्ल्ड की इसको वनस्पति को 5 भागों में बांटा। किसने? केंडाल ने। आगे चले। अब जो लाइनें हैं बड़ी इंपॉर्टेंट है, 2 लाइनें आएगी। ठीक है, आगे चले क्या बेटा जी? इतना तो याद रह जाएगा, बोलो। अब बोलो फर्स्ट, पहली लाइन। कोपेन ने जलवायु को प्रेजेंट करने के लिए अंग्रेजी भाषा के अक्षरों का, लेटर्स का प्रयोग किया। सारा खेल यही है। अब सबसे पहले देखते हैं कैपिटल लेटर्स, बड़े अक्षर। बड़े अक्षर यहां तक लिख लिया ना? बोलो। कैपिटल लेटर्स, बड़े अक्षरों का प्रयोग किया। अब वन बाय वन देखें। पहला इसी तरीके से ए, दूसरा बी, तीसरा सी, चौथा डी और पांचवा ई। अब रुको और ध्यान से सुनो। निम्न में से कौन सा कोपेन वर्गीकरण में कैपिटल लेटर राजस्थान में अप्लाइड नहीं होता? डी और ई। कौन कौन से? हाँ, डी और ई अप्लाइड नहीं होते। कौन कौन होते हैं? ए, बी और सी। आ गया सवाल समझ में? ठीक है, कि राजस्थान में कौन से लेटर्स इस्तेमाल किए जाते हैं? ए, बी और सी। क्लियर? चले आगे। जनरली ध्यान में रखना कि जो बी लेटर है वो ड्राई क्लाइमेट से संबंधित है, शुष्क जलवायु, शुष्क जलवायु से संबंधित है। बाकी सी, डी और ई और ए ये चारों लेटर टेम्परेचर से है, तापमान से। और ये ध्यान दो वर्षा से है। शुष्कता है ना, ये वर्षा यानी शुष्क जलवायु, चाहे वो ठंडी हो चाहे गर्म हो। तो बी लेटर जो है वो ड्राई क्लाइमेट को प्रेजेंट करता है, ए लेटर ट्रॉपिकल क्लाइमेट को प्रेजेंट करता है, और सी लेटर सब ट्रॉपिकल को करता है, और डी लेटर शीतोष्ण टेम्परेट क्लाइमेट को प्रेजेंट करता है, और ई फ्रीजिंग जोन को, शीत जलवायु को। ठीक है, ए का मतलब उष्ण, सी का मतलब उपोष्ण, और डी का मतलब शीतोष्ण, और ई का मतलब फ्रीजिंग जोन। तो डी और ई से अपन को कोई लेना देना ही नहीं है। अपने यहाँ ये 3 ही है, उष्ण, शुष्क और उपोष्ण। सही है, उष्ण, शुष्क और उपोष्ण। और अपन ने पहली लाइन में क्या लिखा? ये गणितीय मॉडल है। अतः कहीं आप लाइब्रेरी में बैठे हो, मैं आपको बता देता हूँ, मैं जीके पढ़ा रहा हूँ, सब्जेक्ट नहीं। लाइब्रेरी में बैठे हो और आपके पास कोई ज्योग्राफी सब्जेक्ट का स्टूडेंट बैठा है, वो ये कहेगा ये सही नहीं है, तो उसको बोल रहे हैं तू तेरा काम कर, क्योंकि वो इसका मतलब मैथमेटिकल टर्म में अलग अलग आएगा। लाइक दिस, उष्ण कटिबंध, किसी भी माह में 18 डिग्री सेंटीग्रेड से टेम्परेचर कम नहीं होता, उसके लिए ए शब्द इस्तेमाल होता है। लाइक दिस, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, वहाँ टेम्परेचर सर्दियों में भी डाउन नहीं जाता। ठीक है, केरला, तमिलनाडु, अंडमान निकोबार, इनके लिए ए लेटर इस्तेमाल होता है, जबकि मरुस्थलों के लिए बी इस्तेमाल होता है। तो अपन ने सिर्फ और सिर्फ एवरेज कंडीशन देखी है, मतलब अप्लाइड किया, और जीके में उस अप्लाइड को अपन पढ़ रहे हैं। बाकी इनका मैथमेटिकल टर्म अलग अलग होता है सभी का, उससे अपन को कोई लेना देना नहीं है। सिंपल ध्यान में रखना।
ठीक है ना? बोलो बेटा। ए वहाँ काम आएगा जहाँ सर्दियाँ नहीं हैं, ई वहाँ काम आएगा जहाँ गर्मियाँ नहीं हैं, बी वहाँ काम आएगा जहाँ बरसात नहीं होती, सूखा ही सूखा है। बचा कौन? सी और डी। ये वहाँ काम आएंगे जहाँ सर्दी भी है और गर्मी भी है। लाइक दिस भरतपुर। भरतपुर में कौन सा काम आता है? सी। और अरुणाचल में कौन आता है? डी। डी अरुणाचल। लंबी सर्दी छोटी गर्मी तो डी, लंबी गर्मी और छोटी सर्दी तो क्या आएगा? सी। आ गया समझ में? लेकिन कंडीशन ये है कि शुष्क नहीं हो। अगर लंबी गर्मी छोटी सर्दी और शुष्क है, चूरू। चूरू लंबी सर्दी है ना, सॉरी लंबी गर्मी है और छोटी सर्दी है लेकिन ड्राई है, अतः वो किस में आ जाएगा? बी में। और लंबी गर्मी है और छोटी सर्दी है और ड्राई नहीं है तो वो फिर सी में आ जाएगा, भरतपुर। आ गया समझ में? अब पूछ ले कि भरतपुर और चूरू इनमें क्या डिफरेंस है, तो बस अंतर इतना सा है कि भरतपुर जो है वो ड्राई नहीं है और चूरू ड्राई है, इसीलिए चूरू को अपन ने किस में ले लिया? बी में। और भरतपुर को किस में लिया? सी में। क्लियर? आपसे पूछ ले कि भरतपुर को सी में ही क्यों लिया, बी में क्यों नहीं लिया? उसमें शुष्क जलवायु नहीं है। और चूरू को ध्यान दो, सी में क्यों नहीं लिया? क्योंकि चूरू में शुष्क जलवायु है, जैसलमेर में शुष्क जलवायु है, गंगानगर में शुष्क जलवायु है, इसलिए वो किस में आ गया? बी में आ गया। मतलब ध्यान से सुनो, ऐसा जिला है कौन? चूरू, जहां नेचुरल रूप से अगर 10 सेंटीमीटर बरसात जा रही है, पानी जा रहा है, तो वापस सूर्य देवता कितनी निकाल रहे हैं? 15 सेंटीमीटर। ठीक है, वापस कितनी निकाल रहे हैं? 15 सेंटीमीटर। वाष्पीकरण ज्यादा होता है, वर्षा से ज्यादा वाष्पीकरण की दर, तो कौन सी आएगी? बी। आ गया समझ में? कौन कौन से लेटर राजस्थान में अप्लाइड होते हैं? ए बी सी। ये इतना ही ध्यान रख लो, ठीक है? बाकी मैं अपने शब्द वापस ले रहा हूं, ठीक है? इतना तो याद रह जाएगा ना? बोलो बेटा, आगे चले। ये तो बड़े अक्षर। अब इसमें आता है बी, तो बी को यहां तक लिख लिया सभी ने? बी, बी के दो पार्ट हो जाएंगे। पहला पार्ट कहलाएगा बी डब्ल्यू, ये मरुस्थल है बेटा। और दूसरा है बी एस, ये अर्ध मरुस्थल है। अर्ध मरुस्थल, आधा मरुस्थल। और ये पूर्ण मरुस्थल। बी डब्ल्यू और बी एस, बी डब्ल्यू मरुस्थल और बी एस अर्ध मरुस्थल। बी के साथ यदि मरुस्थल ठंडा है तो लेटर आता है के, और मरुस्थल यदि गर्म है, उष्ण नहीं गर्म, तो कौन सा आएगा? एच, स्मॉल एच। ठंडा मरुस्थल होने पर के आएगा और गर्म मरुस्थल होने पर एच आता है। कैपिटल लेटर में ए बी सी हमारे काम में आते हैं। बी के दो भाग है, बी और कैपिटल डब्ल्यू। याद रखना, बी और कैपिटल डब्ल्यू। बी कैपिटल डब्ल्यू, बी और कैपिटल एस दोनों ही कैपिटल है। जबकि एग्जाम में क्या दे दिया जाता है? स्मॉल दे दिया जाता है, जो गलत होता है। ठीक है, यहां कैपिटल लेटर आएगा, बी डब्ल्यू कैपिटल है, बी एस कैपिटल है। ठंडा है तो छोटा के, और गर्म है तो छोटा एच। डब्ल्यू का मतलब यहां ध्यान दो, बी के साथ डब्ल्यू आ रहा है और कैपिटल डब्ल्यू आ रहा है, तो कैपिटल डब्ल्यू हमेशा वार्म क्षेत्रों को प्रेजेंट करता है। और वार्म का मतलब मरुस्थल, गर्म मरुस्थल। एस का मतलब स्टेपी तुल्य। एस का मतलब स्टेपी, स्टेपीज के लिए काम में आता है। चले आगे, बोलो बेटा। अब आते हैं स्मॉल लेटर की तरफ, छोटे अक्षरों की तरफ। छोटे अक्षर, और छोटे अक्षरों में देखो, वर्षा के लिए, वर्षा के वितरण के लिए, वितरण के लिए
पहला आएगा एफ, स्मॉल एफ। स्मॉल एफ का मतलब वर्ष भर वर्षा, वर्ष भर वर्षा, स्मॉल एफ का मतलब। फिर आता है स्मॉल एम, इसका मतलब वर्ष के अधिकांश समय वर्षा। और फिर आता है डब्ल्यू, डब्ल्यू छोटा डब्ल्यू है, विंटर। डब्ल्यू का मतलब यहाँ क्या है, विंटर, ठीक है, शीतकाल, शुष्क। और डब्ल्यू और यहाँ छोटा एस आ गया, तो इसका मतलब समर, ग्रीष्मकाल, शुष्क। एफ का मतलब वर्ष भर वर्षा, एम का मतलब वर्ष के अधिकांश समय वर्षा, छोटे डब्ल्यू का मतलब शीतकाल शुष्क, और छोटे एस का मतलब ग्रीष्मकाल शुष्क। चले आगे, चले आगे बेटा जी। ए बी सी, बी के कितने भाग, दो, बी डब्ल्यू और बी एस। अगर गर्म है तो एच, और ठंडा है तो के, ठीक है। छोटे लेटरों में ध्यान दो, एफ, एम, डब्ल्यू और छोटा एस, ये चारों स्मॉल है, ठीक है। इसमें से राजस्थान में कौन सा अप्लाइड होता है, छोटा डब्ल्यू, राजस्थान में सिर्फ और सिर्फ छोटा डब्ल्यू काम करता है। छोटे डब्ल्यू का मतलब क्या है, छोटा डब्ल्यू, डब्ल्यू का मतलब क्या है, विंटर, ठीक है। अब विंटर शुष्क ड्राई, उल्टा करो इसको, विंटर ड्राई, उल्टा करो। वर्षा कब होगी, गर्मियों में, सर्दियां शुष्क, गर्मियों में वर्षा, उल्टा करना पड़ता है, ठीक है। एस, छोटा एस, एस का मतलब समर, समर मतलब ड्राई समर, तो उल्टा करो, शीतकाल में वर्षा, शीतकाल में वर्षा, ठीक है। मैंने दोनों लैंग्वेज में लिख दिया है, ग्रीष्मकाल आर्द्र और शीतकाल में वर्षा। क्लियर दैट, यहां तक लिख लिया। अब सुनो मेरी बात, ए बी सी, ठीक है, बी के साथ दो, बी डब्ल्यू और बी एस, ठीक है, और एच, फिर उसके बाद डब्ल्यू, यही अपने यहाँ काम आएंगे। पहले शुरू शुरू में कौन आएंगे, ए बी सी, बी के साथ बी डब्ल्यू और बी एस, फिर एच, और फिर उसके बाद में छोटा डब्ल्यू, ये अपने यहाँ अप्लाइड होंगे। अब देखो राजस्थान की जलवायु कॉपेन के अकॉर्डिंग, चले आगे, ये तो कॉपेन ही था। क्लियर हो गया, सभी का मतलब पता चल गया। बरसात ज्यादा आती तो कॉपेन क्या कहता है, एफ, ठीक है। वर्ष भर वर्षा आती है पूरे साल भर तो एफ, 7 महीने, 8 महीने, 9 महीने, 6 महीने वर्षा आती है तो ध्यान दो एम। अपने यहाँ ध्यान दो 6 महीने वर्षा आती ही नहीं है, अपने यहाँ तो 2 महीने वर्षा आती है, ठीक है। और उन 2 महीने आती है तो अपन क्या इससे, और अपने यहाँ गर्मियों के 2 माह में वर्षा आती है तो अपने यहाँ डब्ल्यू आ गया। केरला के लिए कौन आता, तो केरला के लिए एम आता है, ठीक है। और ध्यान दो अंडमान निकोबार के लिए एफ आता है, क्योंकि वहां कभी भी बरसात हो जाए, कोस्टल एरिया है, आइलैंड है, तो कभी भी बरसात हो जाए। आ गया पूरा समझ में। अब देखो कॉपेन का जो क्लासिफिकेशन अगर अपन अप्लाइड करें तो राजस्थान में 4 पार्ट हो जाएंगे जलवायु के, राजस्थान की जलवायु इसके अनुसार, कॉपेन के अनुसार। और ये 4 पार्ट देखो, पहले इनके नाम,
पहला है ए डब्ल्यू, पहला कौन है? ए डब्ल्यू, डब्ल्यू स्मॉल है। दूसरा है सी डब्ल्यू जी, सी ले लिया मैंने, सी इसलिए ले लिया रेनफॉल के रिगार्डिंग। और तीसरा है बी एस एच डब्ल्यू, और चौथा है, ध्यान दो, बी डब्ल्यू एच डब्ल्यू। ए डब्ल्यू, ए डब्ल्यू इसे अपन कहते हैं सवाना तुल्य जलवायु। इसे कहते हैं, जी का मतलब गंगा मैया, मैया मत लिखना आप तो, गंगा मैदान लिखना। मैं जोश में आगे मैया लिख दिया, गंगा मैदान। ठीक है, जी का मतलब। अतः देखो, इसे कहते हैं गंगा तुल्य जलवायु, गंगा तुल्य जलवायु। BSSW इसे कहते हैं स्टेपी तुल्य जलवायु। और BWSW को कहते हैं सहारा तुल्य जलवायु। सहारा तुल्य जलवायु। जोधपुर को मौका लगे तो इसमें ले जाना, मौका लगे तो इधर ले जाना। उदयपुर को मौका लगे तो AW में रख लेना, इसमें रख लेना। चूरू को मौका लगे तो उधर ले जाना, इसमें ले जाना। बूंदी को लगे तो इधर से उधर ले जाना। ये 4 जिले रहेंगे, जो ध्यान दो। लिख दूं क्या इन चारों के नाम? अच्छे बच्चों, AW इसमें मौका लगे तो बूंदी को इसी में रखना और उधर माइग्रेट कर देना। लेकिन ज्यादा किस में रखना है इसको? AW में, ठीक है। वरना बूंदी किस में जाएगा फिर? CW में। और उदयपुर भी ऐसा ही रहेगा, बूंदी और उदयपुर। उदयपुर को AW में। ऐसे ही ध्यान दो, चूरू, चूरू को ध्यान दो किधर रखना? BSSW में। लेकिन मौका लगे तो उधर भेज देना। नहीं, इसका उल्टा जाएगा बेटा, चूरू, ठीक है, यूं लगेगा। चूरू किस में है वैसे तो? BWHW में। और जोधपुर ये भी इधर ही रहेगा, चूरू है, जोधपुर। ये 4 जिले हैं जो दिक्कत देते हैं। घटना कब की है बेटा? 2024 की, ठीक है। कौन से महीने की? अक्टूबर। क्वेश्चन पूछा गया, ध्यान से सुनो। घटना मतलब क्वेश्चन, ठीक है। इतिहास है ना, तो मैं घटना के हिसाब से पढ़ा रहा हूँ। पूछूं मैं, बोलूं? बीकानेर से झालावाड़ की ओर कोपेन के जलवायु का सही क्रम होगा, ये क्वेश्चन आया था। नीचे 4 4 दिए हुए थे। नहीं, ये नहीं था, उसमें ये था सहारा, सवाना, ये नाम थे, ठीक है। अब सोचो थोड़ा सा, सबसे पहले कौन आएगी? सहारा तुल्य। बीकानेर से चलना है झालावाड़ की ओर, सहारा, सहारा के बाद स्टेपी, स्टेपी के बाद हाँ गंगा तुल्य, और गंगा तुल्य के बाद सवाना तुल्य। आ गया समझ में? उस एक सवाल के चक्कर में ये पूरी इंडेक्स बनाई है मैंने, ठीक है। अब इसी के नीचे जगह है क्या?
AW में लिखो, AW में छोटा ही लिखना है, बोल रहा हूं मैं, पहले देख लो। 75 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा। AW में नीचे 75 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा। और CWG में लिखो 50 से 75 सेंटीमीटर। 75 सेंटीमीटर से अधिक कर दे, हो गया ना, 75 सेंटीमीटर से अधिक। और दूसरे में लिखो हाँ 50 से 75। हाँ CWG में 50 से 75। और उसमें BSSW में क्या लिखोगे, 25 से 50 सेंटीमीटर। 25 से 50 सेंटीमीटर। और इसमें BWSW में क्या लिखोगे, 25 सेंटीमीटर लेस देन, 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा। बच्चों आ गया है समझ में? ओपन कहाँ का था, कोई मतलब नहीं, ठीक है। बाकी ध्यान दो, आगे ऊपर कुछ सवाल को ध्यान नहीं रखना, सीधा ध्यान रखना। पहला ही सवाल कि राजस्थान में कौन कौन से कैपिटल लेटर अप्लाइड होते हैं, ABC। ठीक है, राजस्थान में कोपेन के वर्षा वितरण के लिए कौन सा स्मॉल लेटर इस्तेमाल किया गया है, छोटा W। नो टाइम, छोटा W। वर्षा के वितरण को प्रेजेंट करने के लिए छोटे W का प्रयोग किया। यदि मरुस्थलों में गर्म मरुस्थल हो तो कौन से लेटर का प्रयोग किया जाता है, स्मॉल H का, स्मॉल H का। हाँ बड़ा W। हाँ तो B के साथ बड़ा W, ठीक है। और गर्म मरुस्थल हो तो H, और ठंडा हो तो K। तो अपने यहाँ ठंडा मरुस्थल है ही नहीं। ठंडा तो कहाँ है, ईरान में है, मंगोलिया में है। जहाँ से कौन आया था, चंगेज का आया था ना, तो वो ठंडे मरुस्थल का था। कौन से क्षेत्र का था, ठंडे मरुस्थल का। चले आगे, बोलो बेटा, लिखो। सबसे पहले AW हेडिंग डालो। AW उष्णकटिबंधीय है, आर्द्र जलवायु। उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु, सवाना तुल्य जलवायु। ए का मतलब उष्णकटिबंध, और छोटे W का मतलब ग्रीष्म काल में वर्षा। सही ना? छोटे W का मतलब क्या है, शीतकाल में वर्षा नहीं। तो शीतकाल में वर्षा नहीं तो क्या आएगा, ग्रीष्मकाल में वर्षा। देखो अपने खुद ने लिखा है इससे पहले, ठीक है। ग्रीष्मकाल शुष्क, शीतकाल शुष्क, और ग्रीष्मकाल में वर्षा, उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु। अब वर्षा की मात्रा बताओ, देखिए मुझे। मात्रा 75 सेंटीमीटर से अधिक, से अधिक। अब आगे देखो जिले, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो जिले दक्षिणी राजस्थान, और दक्षिणी राजस्थान में बांसवाड़ा, बांसवाड़ा, झालावाड़ नहीं आएगा, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, सलुम्बर, और दक्षिणी पूर्वी उदयपुर। ठीक है। अब देखो दक्षिणी राजस्थान हो गया, अब बोल बेटा, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान। अब झालावाड़ का नाम बोल, बोलना बेटा। हाँ, झालावाड़, ठीक है। बारां, कोटा, और ये ले बूंदी तेरा। अब वनस्पति, वेजिटेशन, और वनस्पति में यहाँ बांसवन है, शुष्क सागवान वन है, GST,
जी का मतलब गूलर, एस का मतलब साल, टी का मतलब तेंदू। और वो बनती ना, बीड़ी, बीड़ी तो तेंदू से बनती है। होली पे पीते हैं ना, होली पे पीते हैं ना। भांग थोड़े, सबसे ज्यादा होली पे ही पी जाती है। कौन सा? महुआ। हाँ हाँ, होली पे ही पीते हैं। भाई अपन क्या कहते हैं त्योहारों पर, तो होली पर। शिवरात्रि पर क्या पियेंगे तो फिर? महुआ, जीएसटी, गुलर, साल, तेंदू, सागवान, बांस। ये यहाँ की वेजिटेशन में है। क्लियर? क्या कह रहे हैं सर? जीएसटी मतलब गुलर, साल, तेंदू। अर्जुन, हरड़, कहड़ अपने वनस्पति है ही नहीं कोर्स में, छोड़ो। AW समझ में आ गया पूरा? ठीक है, जिले समझ में आ गए ना? जिलों में बांसवाड़ा, झालावाड़ का स्पेशली ध्यान में रखना। किसको? बांसवाड़ा और झालावाड़। ये सबसे ज्यादा एग्जाम में आए हुए हैं। बूंदी को मौका लगे तो इधर छक्का मार देना, बचा कुचा उदयपुर को। जैसे चाहे वैसे इस्तेमाल कर लेना। ठीक है, लेकिन ये नहीं कि BSSW में ले जाओ किसको, बूंदी और उदयपुर को। BSSW या BWSW में, ज्यादा CWG में। चले आगे बेटा जी, दूसरा लिखो, CWG। CWG, 2 नंबर लगा के, CWG। आगे लिखो, उपोष्ण कटिबंधीय, CWG, उपोष्ण कटिबंधीय, अर्ध से, सॉरी आर्द्र से, नहीं रुको, अर्ध आर्द्र से आर्द्र जलवायु, अर्ध आर्द्र से आर्द्र जलवायु, उपोष्ण कटिबंधीय, अर्ध आर्द्र से आर्द्र जलवायु, अर्ध आर्द्र से आर्द्र जलवायु। ठीक है, अब सबसे पहले लिखो सी का मतलब उपोष्ण कटिबंध, सी का मतलब उपोष्ण कटिबंध। इसी लाइन में आगे लिख लो, छोटे डब्ल्यू का मतलब ग्रीष्मकाल में वर्षा, ग्रीष्मकाल में वर्षा। छोटे डब्ल्यू का मतलब क्या है? ग्रीष्मकाल में वर्षा, बोर्ड पे लिखा हुआ है। और सी का मतलब उपोष्ण कटिबंध, लिख लिया। और जी का मतलब गंगा तुल्य जलवायु, गंगा तुल्य जलवायु। वर्षा कितने से कितने होती है? 50 से 75 सेंटीमीटर। ठीक है, अब लिखो जिले, और जिलों में लिखो भरतपुर, टोंक, डीग। मैं बोलता चल रहा हूं, भरतपुर, टोंक, डीग, टोंक, डीग, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, भरतपुर, टोंक, डीग, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर। 6 हो गए ना? ठीक है, अलवर, जयपुर, दौसा, अलवर, जयपुर, दौसा, अलवर, जयपुर, दौसा। लिख लिया जाता है? आगे लिखो, अजमेर, ब्यावर, भिलवाड़ा, अजमेर, ब्यावर, भिलवाड़ा, अजमेर, ब्यावर, भिलवाड़ा। लिख लिया?
चित्तौड़गढ़, राजसमंद, उदयपुर। चित्तौड़गढ़, राजसमंद, उदयपुर व बूंदी। और उदयपुर और बूंदी को अंडरलाइन कर लेना, ठीक है ना। उदयपुर बूंदी आपको याद रखना, उधर भी जा सकते हैं, इधर भी आ सकते हैं, ठीक है। विवादास्पद है, आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर देखोगे तो बूंदी कभी इधर आ रहा है, कभी उधर आ रहा है, ऐसे चूरू और जोधपुर भी। क्लियर। अब वेजिटेशन में लिखो वनस्पति, और वनस्पति में लिखो पतझड़ी वन या मानसूनी वन। वर्षा लिख दी थी क्या? वर्षा कितनी है? 50 से 75 सेंटीमीटर। और नीचे लिखो धोंक वन की प्रधानता। कौन से पेड़ की प्रधानता? धोंक। धोंक वन की प्रधानता। सबसे ज्यादा पेड़ कौन सा है? धोंकड़े का। धोंक की देखी हुई है। जिला कौन सा? अलवर। सबसे ज्यादा धोंकड़े के पेड़ कहाँ है? अलवर और सवाई माधोपुर, इन दो जिलों में है। सबसे लंबे धोंकड़े के पेड़ कहाँ है? सवाई माधोपुर में है, लेकिन अपने सिलेबस में नहीं है, छोड़ो इसको, ठीक है। धोंक के पेड़ सबसे ज्यादा है, किसके? धोंक के। डाक व पलाश वगैरह सारे हैं, छोड़ो इसको। तीसरे नंबर पे लिखो, थर्ड नंबर, ये कंप्लीट। चले आगे। तीसरे नंबर पे कौन है? BSSW। और इसमें लिखो कल पढ़ेंगे, कल करवा दूंगा, ठीक है।